पर आज इनका पर्पस क्या है इन स्लाइड्स का, क्योंकि 4 पिलर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, और उसमें से एक पिलर हमारा प्रोडक्ट्स, और हमारा इंडस वीवा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी कंपनी है, परंतु मैं जो उसकी साइंस, उसकी हिस्ट्री सब बहुत गहराई से जान गया, पहले भी जानता था, अब मैं बीच में हूँ, उसके सेंटर में हूँ, तो मैं खुद हैरान हूँ कि इतने ब्यूटीफुल, इतने पावरफुल तरीके से जो है जो कंपनी का जो फिलॉसफी है या उसका विजन है, अपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे वो पूरे का पूरा उन्होंने बिल्ड किया। और वो प्रोडक्ट्स जो है वो जो हमारे अंजर सर, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर है, उनका ये स्टेटमेंट है कि जो प्रोडक्ट्स मैं अपने परिवार को नहीं दे सकता, मैं कभी भी किसी के लिए कहीं नहीं लेके जाऊंगा। तो उस कन्विक्शन के साथ, उस एथिक्स के साथ जो है, उस फाउंडेशन पे इंडस वीवा आज काम करती है। सो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है आपको मदद करेगी, खास करके जो नए लोग हैं, कि आप अपने जो इस मिशन 90 डेज में बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। आपको कोई भी हिचक है, कोई झिझक है, वो आज ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई सवाल रह जाएगा तो आप नोट कर लीजिए, doctor@indusviva पे आप भेज दीजिए। हमारा एक बहुत बड़ा पैनल है और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम बहुत ही साइंटिफिकली अभी हर चीज को आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, doctor@indusviva पे अपने सवाल पूछ लीजिएगा, और खास करके आप अपना जो रेफरेंस है वो इस तरह से दे सकते हैं ब्रैकेट में, आज की इवनिंग का टीम जितेश पंत बोल के आपका अगर कोई सवाल होगा तो वो भेज दीजिएगा। ऑल राइट, तो उसको हम आपको आंसर कर देंगे। हम सबसे पहली स्लाइड में, पहले पार्ट में चले तो हम ये समझें कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही लुक्रेटिव, एक बहुत ही अद्भुत जो बिजनेस मॉडल माना जाता है दुनिया में, और इसके प्रूफ हमारे भारत में पिछले 22 से 24 साल के बीच में लगातार मौजूद है। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो इंडस्ट्री में आप लोगों ने कदम रखा, आप चाहे आज पार्ट टाइमर हैं या आज विचार कर रहे हैं या एक शुरू करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, हर लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समझदारी का एक निर्णय है। आज के इस क्रूशियल टाइम में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही एक समझदारी का डिसीजन है अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को स्टार्ट करने का। वो क्यों? क्योंकि जो वेलनेस है वो होती है सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और हमारी शारीरिक, इन 4 चीजों को मिला के हमारी वेलनेस बनती है। और इन सबके मध्य में रहता है हमारा शरीर, और शरीर का जो फाउंडेशन है वो होता है भोजन और पानी। ये आप, अगर मैं सबसे सवाल पूछूं, आप इसके जितने भी उत्तर देंगे वो सारे के सारे उत्तर अंत में इन्हीं 2 बातों में आके रुक जाएंगे, भोजन और पानी। पानी में से मिलते हैं मिनरल्स, और भोजन में से मिलता है पोषण, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जो शरीर को बनाने के लिए काम करते हैं, और मिनरल्स जो है वो फ्यूल की तरह, या एक क्या बोलते हैं आप, मोबिल ऑयल की तरह आप ले लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे भोजन से जुड़ी है, हमारी पूरी हेल्थ। जो हमारा भोजन है वो दोस्तों, आज के समय में आप मुझसे शर्त लगा के इसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कभी हम फिजिकली मिलेंगे तो, पर मैं आपको हर लिहाज से ये प्रूव कर सकता हूँ कि आज के हमारे भोजन जो है, पुराने जमाने में हमारे शास्त्रों में लिखा गया था कि हमारा भोजन नहीं, हमारी औषधि है वो, परंतु आज के जो भोजन है वो एक विष के समान है। आज जो हम काम करते हैं, हम केवल और केवल अपने मस्तिष्क को एक धोखा देते हैं कि मैंने पेट भर लिया, और उस पेट भरने से हमें नाम मात्र, नेग्लिजिबल कोई सपोर्ट मिलती है जो हमें जिंदा रहने के लिए और खास करके हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। तो आज के जमाने में जो डाइटरी सप्लीमेंट्स या हमारे पोषण को खाने से बाहर से दिया जाना एक बहुत ही अनिवार्य बात हो गया है। इसीलिए डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, टॉनिक देते हैं जब हम उनके पास जाते हैं तो। और हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लोग, डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ी बात, डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको अभी अपना लक्ष्य बना लिया है। उन्होंने 2002 में ये पा लिया कि दुनिया में भोजन में कुछ भी पोषण नहीं है, तो सभी देशों को उन्होंने ये फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए कह दिया। ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या चीज है कि हमारी भारत सरकार भी अभी 2002 ऑनवर्ड्स या उससे भी पहले से ये शुरू हो गया था प्रोग्राम, आटा, चावल, तेल, चीनी और दूध, इन 5 चीजों में बाहर से सप्लीमेंट डालती है, और उसके ऊपर एफ का निशान होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीजें अभी अगर बाहर से नहीं डाली जाएंगी तो भोजन से
नहीं मिलेंगी। और भोजन से ना मिलने से क्या है, हमारी बीमारियां आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये आज हमारी चुनाव की बात नहीं है, परंतु एक अनिवार्य है, एक नेसेसिटी बन गया है कि हम अपने खाने को फोर्टिफाई करें। और इसी वजह से ये एक इंडस्ट्री के रूप में भी कन्वर्ट हो गया है। फूड फोर्टिफिकेशन की या हेल्थ सप्लीमेंट की, डाइटरी सप्लीमेंट की, भोजन में जो बाहर से पोषण को ऐड किया जाने वाला एक औद्योगिकरण बन गया है। तो ये औद्योगिकरण जो है, ये बहुत तेजी से, हम बिजनेसमैन हैं और हम लोग एक हेल्थ कोचेस भी हैं, तो बिजनेसमैन या उस उद्योग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी दुनिया की जो मार्केट्स आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये दोनों बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिसर्च की एजेंसीज हैं। ये बता रही हैं कि कैसे 2030 तक ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी। और पॉल एम्पिल्जर, जिनका नाम आप बहुत बार अक्सर सुनते हैं, उन्होंने ये प्रोडिक्शन 1980s में कर दिया था कि आने वाले समय की जो 21वीं शताब्दी की जो इंडस्ट्री है, वो हेल्थ इंडस्ट्री नंबर 1 होगी। तो ये आपके सामने उसका एक लाइव उसका उदाहरण है। उसके अलावा टाटा ने भी अपने आप को इस इंडस्ट्री में डाल दिया। 2022 में अक्टूबर में वो लोग अपना पहला जो है हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर लेके आए और अपनी कंपनी का नाम उन्होंने रखा टाटा गो फिट। सो इस नाम से उन्होंने अपने आप को इस इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए पहला कदम उठा लिया। हमारे जो आयुष सेक्टर है, उसकी भी मार्केट जो है बहुत ही बड़ी ग्लोबली होती जा रही है। और हमारे आयुष मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है, आपके सामने स्क्रीन पे है। तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है अपना जो मार्केट शेयर है ग्लोबली बहुत 23 बिलियन मार्केट शेयर में ऐड हो जाएगा। तो ये सब बातों का अर्थ क्या है कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो इस ग्रोथ का बेनिफिट जरूर उठाएंगे। तो एक बहुत अच्छा, हमें एक फील्ड चुनना होता है अपने बिजनेस को करने के लिए, और आपने ऑलरेडी जाने अनजाने में इस फील्ड में एंट्री किया, जो कि आपके सामने मैंने आपसे शेयर किया। और ये एक ऐसा फील्ड है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इतिहास में प्रभावित नहीं होता, चाहे वो युद्ध क्यों ना हो, चाहे महायुद्ध क्यों ना हो, चाहे वो कोई महामारी हो, चाहे वो कोविड हो। हमेशा हेल्थ के जो उसके वर्कर्स हैं या उसकी जो दवाइयां हैं या जो उसके सप्लीमेंट्स हैं, वो हमेशा हमेशा एक चलने वाली इंडस्ट्री है। सो इंडस वीवा ने बहुत सोच विचार करके इस इंडस्ट्री में कदम रखा, इसको अपना बेस बनाया, और हम बियॉन्ड 21st सेंचुरी कंपनी है। वो क्यों? क्योंकि लोगों की जो मेहनत है, उनकी जो हार्ड वर्क है, वो फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं, परंतु अगर वो लगे रहे और अपने इस डिसीजन को एक कॉन्स्टेंटली, एक मेंटली, अगर आप पार्ट टाइमर भी हैं पर काम फुल टाइमर की तरह करते हैं, तो एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस प्राप्त करेंगे। और वो सक्सेस आपका हमेशा पूरा जिंदगी आपके साथ रहना चाहिए और जिंदगी के बाद भी रहना चाहिए। तो यही एकमात्र फिलोसॉफिकल जो पॉइंट है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वीवा का एक डिसीजन है या एक विजन है। तो दोस्तों, हम ये बात याद रखें कि जो भी प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, उसमें बहुत अद्भुत रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर बीमारी में, वो चाहे कैंसर है, चाहे HIV है, चाहे इनफर्टिलिटी है, चाहे वो विटिलिगो है, परंतु उसके बावजूद भी हम, क्योंकि हम एक हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में हैं, हम फार्माकोलॉजी या दवाइयों की इंडस्ट्री में नहीं है, हम कोई भी बात को एक सार्थक रूप से सिद्ध करने का कोशिश कभी ना करें। हम हमेशा ये समझें कि वो सप्लीमेंट्स है जो शरीर को एक भौतिक रूप से चंगा करते हैं, बिल्कुल नीचे स्तर पे जो इसका स्कोर है उसको मजबूत करने में ये काम करते हैं, इसलिए बाकी बीमारियों में भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई उसको सीरियस तकलीफ है, तो उनको ये बोल के कि आप पूरा इसी पे ही डिपेंड कीजिए और आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते और ना करेंगे। और पुराने ट्रीटमेंट या कोई भी पुरानी दवाइयां हैं तो उसको हम कभी भी डिसकंटिन्यू मत करें, ये बहुत जरूरी है। हम हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री के वेलनेस कोचेज हैं। सो हम ऑलमोस्ट आखिरी एक स्लाइड पे पहले पार्ट में आ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में आप टेस्टिमनीज इस्तेमाल कीजिए। और टेस्टिमनी एक बहुत अच्छा, टेस्टिमनी मतलब लोग जो ठीक हुए हैं, जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया प्रोडक्ट्स को, उसकी गवाहियां आपके बीच में है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। परंतु अगर आप सिर्फ टेस्टिमनी को ही इस्तेमाल करके अपनी टीम बनाते हैं, तो क्या होगा कि बहुत दूर तक लोग इन वीडियोस पे, इन गवाहियों पे बेस्ड हो जाएंगे।
परंतु एक ज्ञान उनको नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक असमर्थ महसूस करेंगे, हमेशा कुछ यंत्रों की तलाश में रहेंगे। परंतु अगर उनको टेस्टिमनीज के साथ हम लोग ज्ञान भी दे दें, आप अपनी टीम को सिखाएं, तो वो एक बहुत ही सशक्त रूप में, एक बहुत ही मजबूत रूप में इन प्रोडक्ट्स को, एक हाथ प्रोडक्ट्स को और एक हाथ अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों हाथ मजबूत करना उनका बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया, और जितेश जी के लिए सचमुच मैं बहुत ही मैं हैरान भी हूँ, और उनके लिए मैं थैंक यू भी करता हूँ, क्योंकि ये समय, ये टाइम और इस सब समय में आना, ही इज अ वेरी वेरी बिग विजनरी, और वो अपनी टीम को बहुत ओन करते हैं, प्यार करते हैं। ही इज अ वेरी पैशनेट पर्सन अबाउट हिज टीम, एंड नाउ ही इज अ वीएसी मेंबर आल्सो। सो ये उनका एफर्ट हमेशा रहा कि मैं अपनी टीम को कैसे सशक्त करूं हर लिहाज से। सो उनका एफर्ट, आपका एफर्ट आज हम लोग कंबाइन करेंगे, और इस बात को याद रखेंगे कि कंपनी हमेशा आपके लिए ये ट्रेनिंग्स फिजिकली भी देने के लिए रहेगी और ऑनलाइन भी देने के लिए रहेगी। और हम आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम दिन रात इस चीज में है, आप लोग बस देखते जाइए। अभी आप लोगों के सामने सब कुछ धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ओपन होता जाएगा। सो हम लोग आपके लिए हमेशा हर जगह में मौजूद है, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट। सो दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको ये एक विजन जरूर क्लियर हो गया होगा कि एक राइट इंडस्ट्री में कदम रखना कितना जरूरी है, और आपने उसको एक सही जगह में स्टेप ले लिया। सो पार्ट 2 में हम अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हम पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2 में हम कुछ बेसिक जानकारी साइंस की लेंगे, ताकि हम उनको प्रोडक्ट्स के साथ पार्ट 3 में जोड़ सके। राइट? तो आगे बढ़े, आप लोग तैयार हैं? यस पीछे सर। कुछ खाने की आवाज आ रही होगी कि खाना खाओ, आ जाओ, छोड़ो, तो कोई बात नहीं, उनको अपना थोड़ा जेब ऐसा दिखाना, बोलना कोई नहीं, खाना तो खा लेंगे, ये थोड़ा सा नोट डाल के अपना इसमें देखना, नोट में जब भी नींद आए थोड़ा कैश देखना, तो आपका नींद सब भाग जाएगा। ओके, पार्ट 2 में हम चलते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, 100% कभी भी नहीं सोचना कि एक आपको बहुत गहराई में इतना बड़ा एक साइंस सीखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि इवन डॉक्टर्स को भी 5 साल की पढ़ाई के बाद वो एक स्पेशलिस्ट टीम में चले जाते हैं, उनको सारा कुछ किसी भी डॉक्टर तक को भी मालूम नहीं होता। तो 100% परफेक्शन जो है कभी किसी भी फील्ड में पॉइजन, खास करके विंस्टन चर्चिल का ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है कि परफेक्शन इज पॉइजन, कभी भी परफेक्शनिज्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। और थोड़ी नॉलेज भी ठीक नहीं है प्रोडक्ट की, थोड़ी नॉलेज होने से तो नीम हकीम खतराए जाने वाला जो परिस्थिति पैदा हो सकता है। तो हम आपके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक बीच का पार्ट है वो चुन के लाए हैं, जिससे आप अपना जर्नी बहुत ही इफेक्टिवली शुरू कर सकते हैं। आपने इतना सीख लिया, आप इतना सीखने से पूरा बिजनेस लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी इच्छा है और सीखने की, आप और पढ़ते जाइए। हमारे साथ एक और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे, आप हमेशा उसमें वेलकम है। और ये आपकी अपनी इच्छा है, कोई पॉइंट नहीं भी समझ आता हम समझाने के लिए। तो दोस्तों, हमारे पेपर पब्लिकेशन ऑलरेडी हमारे पास 10 पेपर्स हमारे रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में है, जो कि कोविड और उसके बाद हमारा जो डिफिकल्टी था उसकी वजह से हम पब्लिश नहीं कर पाए थे। वो आज सारा कुछ हमने सॉर्ट आउट किया, एंड हम लोग पेपर पब्लिकेशंस के ऊपर जा रहे हैं, जो हमारी साइट पे अवेलेबल रहेंगे। और कई सारे सर्टिफिकेशंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या अपग्रेडेशन है, वो सारे सर्टिफिकेशन हम लोग लेके आ रहे हैं। हम सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस तक जो है वो पब्लिश करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एनिमेशन वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक ऐसी जानकारी होगी कि एक सिंपल सा सिंपल व्यक्ति भी देख के उसको समझ जाए कि ये कैसे वो काम करता है शरीर में, ये सारा। सो ट्रेन द ट्रेनर्स में क्या है, ये बेसिक जानकारी के अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना है थोड़ा, हाँ, आपको ये जानना है कि जो ऑक्सीडेशन जो होती है, हम लोग सिंपल तरीके से इस सेशन में बनाते हैं, बट ऑक्सीडेशन में रेडिकल्स कौन से होते हैं, और ये जैसे हमारा बायोएक्टिव एक नाम है हमारा, बायोएक्टिव जापान। तो जो बायोएक्टिव का मतलब अपने आप में अर्थ ही होता है एंटीऑक्सीडेंट, उसका जो मतलब है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप लिखते हैं एंटीऑक्सीडेंट जापान, बायोएक्टिव जापान, उसका साइंस में एक ही अर्थ होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको ट्रेन द ट्रेनर में बताते जाएंगे। वो बड़ी मजेदार बातें हैं और एक गहराई की लर्निंग है, वो आप सब वेलकम है। और खास करके जो मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है। जब वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो वो लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना गहरा साइंस इस कंपनी के पास है।
हमारे एनालिसिस जो हम R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो हमारे मशीन स्पेक्ट्रोग्राम्स, क्रोमेटोग्राम्स और एंजाइम एनालिसिस, ये सारा कुछ हम आपसे शेयर करेंगे, राइट, A to Z। ओके फाइन। ओके, सो सम में हम अभी आगे जाएंगे। तो ये क्या है, ये स्लाइड बताती है, इस स्लाइड को मैं सीधा जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, मैं 1-2 मिनट आपको दे दूंगा, खासकर वो लोग जो नए हैं इसको लिख लीजिए। ये क्या है कि ये स्लाइड में आपको, अगर आपने इतने नाम अपने लिए लिख लिए तो ये नाम बहुत है आपको बिजनेस करने के लिए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मेनली इसमें आएंगे, सॉरी हमारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो बहुत काम करते हैं, परंतु ये मेन सिपाही है, आप समझ लीजिए। सर मैंने चैट खोल दिया है, जो इसके बाद नेक्स्ट क्विज आप ले सकते हैं सर, चैट में लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इट विल बी ग्रेट। मुझे ओके पता सर, है मजा आता है जब उस किस को लेते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आपका सजेशन बहुत ही प्रेशियस है, बट सर मैं जो है इतना बड़ा टीम के साथ फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए नहीं करेंगे। एक मेमोरेबल इवेंट है, सो मैं सर इतने बड़े इवेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कैसे नहीं, मुझे मालूम नहीं है। टाइम का थोड़ा सा कंसर्न है, आई नीड टू गो आफ्टर दिस टू अभिलाष सर एट अराउंड 9:30 9:45, बट कोई बात नहीं, आई एम ठीक गोइंग टू है मीट हिम सर, वी आर गोइंग टू दिस इन अ मीटिंग। हाँ, तो थोड़ा ओके टाइम सेविंग करेंगे, पर आप लोग जब, और क्विज सर मैं आपको एक टाइम कहूंगा कि यू प्लीज टेक दैट क्विज व्हेन वी फील लिटिल टायर्ड और समथिंग, यू प्लीज रिमाइंड मी, हम तब एक क्विज करेंगे सर बीच में। डन सर। इज इट ऑल राइट? तो आप डन। लोग दोस्तों, मैं और जितेश सर बीच में बातें करते रहेंगे, आप अपना ध्यान जो है पढ़ाई पे रखिएगा। हम दोनों टीचर हैं आज। क्लास में मास्टर लोग आ जाते हैं ना बीच में, बच्चे लोगों का ध्यान भटकना नहीं चाहिए, तो आप नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। ओके, 1 मिनट में आपको देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट स्क्रीनशॉट आपको अपने सामने रखना बड़ा जरूरी है, नॉर्मली हमें ढूंढने पे मिलेगा नहीं राइट टाइम पे, तो आप किताब में लिख लेंगे तो आपको हमेशा आपका रेडी रेफरेंस रहेगा। आई कॉफी में आप एक और वो नाम लिख लीजिएगा, कापी काचू सीड्स। ऑलराइट, आई कॉफी में कापी काचू के जो बीज हैं, जिनको वेलवेट बीन भी बोला जाता है, काव हेज भी बोला जाता है, और बहुत सारे नाम है उसके। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो देखिए ये नाम आपके लिए शायद इतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत समय से प्रोडक्ट को जो है डील कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या उसको आगे आप लोगों को दे रहे हैं। पर नए लोगों के लिए खास करके जरूरी होते हैं, और वो डरते हैं अगर इन नामों से, तो आपने उनको बताना कि आप बहुत जल्दी वो इनको सिखा सकते हैं आप, क्योंकि ये कुछ तरीके होते हैं नामों को याद करने के लिए। तो वो नाम में अक्सर जो है हॉल में हम लोग हंसते हैं, सब इंटरेक्ट करते हैं, पर जैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, एक टेक्निक होती है पढ़ने की, बहुत सारी टेक्निक्स है, उनमें एक ये टेक्निक है, आप अपनी खुद में डेवलप कीजिए। 1-2 नाम मैंने अपने लिए आप लोगों को सिखाने के लिए बनाए हुए हैं। तो जैसे क्यूर क्यूमिन, हाँ, हम अगर क्यूर किसी आदमी का नाम रख दें, कमिन है ना, कुर, या पुर एक नाम होता है नागालैंड में, पुर कमिन, तो कुर कुमिन, आप उस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। ये बोसवेलिया, बोसवेलिया मतलब मेरा बॉस जो है, मेरा जो बॉस है वो काम नहीं करता, वो वेला रहता है, ठीक है, तो ऐसे हम इस नाम को याद कर सकते हैं। फिर एस्परगस को कैसे याद रख सकते हैं, कि हम जब खाना खा जाते हैं तो फिर गैस हो जाती है हमें, एस पर गैस इंग्लिश में बोलते हैं ना। आप, मैं उम्मीद करता हूँ किसी ने अभी खाना नहीं खाया होगा, अगर खाना खा लिया है तो एज पर गैस आप लोगों को 10 बजे तक बैठना बड़ा मुश्किल लगेगा। ठीक, एज पर गैस। तो उसी तरह से वेलेरियन स्पाइकनार्ड, जहां पे ये 2 नाम आ जाएंगे, तो वहां पे आप ये दोनों नाम में से एक नाम याद कम कर लीजिए। तो स्पाइक हमारे जूते में लगे होते हैं ना जब फुटबॉल खेलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, आई केयर का कोई जूता पहन लेगा तो स्पाइक लगे हैं उसके जूते में, वो भागेगा, स्पाइक नार्ड, ठीक है। उसके बाद आप सिलेशिया पे आ जाइए, तो एशिया का मैप आप अपने सामने रखे हुए हैं, आपने उस मैप को आपस में सिल दिया, तो सिल एशिया, ठीक है, सिलेशिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। रेटिकुलाटा, तो रेटिकुलाटा सिलेशिया में से आप एक ही नाम याद रखें, बहुत है, बट रेटिकुलाटा को कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कोई मिस्त्री काम कर रहा है, वो बोलता है रेती कोलातो, ठीक है,
वो काम कर रहा है, उसको रेती चाहिए, तो वो बोल रहा है रेती को ला, अपने असिस्टेंट को वो बोल रहा है, तो रेती को ला तो भाई मुझे काम करना है। तो इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। तो सिलेशिया रेटिकुलाटा, देन कोलियस फोर्सी कोहली, कोहली के बैट में से आपने T20 में बड़े छक्के चौके देखे, तो फोर्स कोहली, कोहली की फोर्स को हमने देखा, ठीक है। सीसमम इंडिकम, इंडिका से हम गाड़ी से याद कर सकते हैं या इंडिया से याद कर सकते हैं, तो इंडिकम एक भी नाम उसमें से याद कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अगले अगर सेक्शन में जाएंगे तो सैफरन, सैफरन तो याद रखना आसान ही है, और सैफरन को मैं हमेशा भूल जाता हूँ, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, जितेश सर मुझे मदद कीजिए। केसर, केसर सर, केसर, केसर, केसर कुल्फी, केसर बादाम में कैसे भूल जाता हूँ, केसर, यस। सो केसर को आप कैसे याद रख सकते हैं, वो अजय देवगन से याद रख सकते हैं अगर चाहिए तो, पर वो वो कुछ और हार्मफुल चीज खिलाते हैं। हमारी जो आई ग्लो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। ग्रेप का जो बीज है, ग्रेप सीड, आप उनको ग्रेप, दूसरा जो उसमें से आई ग्लो में है, अंगूरों का जो बीज है उसके अंदर से कुछ हम लोग निकालते हैं। लाइको राइस, अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे तो चावल अगर आप पसंद करते हैं तो आप बोलेंगे लाइक, आई लाइक राइस, लाइको राइस। तो लुटिन, लुटिन जो है बिहार का कोई भी गाना हम अगर देख ले तो उसमें ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है ना, हमा लूट लिया, हमका लूट लिया, ऐसा बोल के लुटिन को उससे जोड़ा जा सकता है उस शब्द से, ठीक है। देन कोजिक एसिड, कोजिक एसिड तो इजी है याद रखना। कोजिक मतलब जैसे हमारा वो होता है विनेगर या एक सिरका, उसी तरह से एक ये एसिड, इसमें कोजिक एसिड होता है। तो मेरे जो बताए हुए ये नामों की टेक्निक है, अगर ये मुश्किल है आप अपनी तरीके से भी कुछ अपने नामों को इजाद कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अक्सर वो एक वो करते हैं, जैसे मैंने बताया क्विज, उसमें क्वांटिटी कितनी है मैं अक्सर आप लोगों से पूछता हूँ। तो क्वांटिटी आप लोग सब जानते ही हैं कि आईपल्स की 1 लीटर, आई केयर की 1 लीटर। पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि आई कॉफी में जब आते हैं तो 50 जो सैशे या 50 पैकेट होते हैं, एक 10 ग्राम का है जो काला वाला जो ब्लैक कॉफी का, और 15 ग्राम है क्रीमर, दूध वाला। तो 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, क्रीमर का जो भाग है, ठीक, 10 ग्राम और 15 ग्राम। और ये दो क्यों बनाए गए, सिर्फ और सिर्फ इस बात से क्योंकि जो उत्तर भारत में हमारे जो लोग हैं वो दूध के साथ चाय या कॉफी पीते हैं, परंतु दक्षिण भारत में जो लोग हैं वो ब्लैक कॉफी पीते हैं। तो यही एक फ्लेवर को एकदम से हम किसी की आदत खाने पीने की नहीं बदल सकते, तो इसीलिए व्हाइट वाला जो कॉफी है, क्रीमर कॉफी है, वो उत्तर भारत के लिए फ्लेवरिंग के लिए बनाया गया। ओके, तो आई स्लिम में क्या है, 28 जो है उसकी आई स्लिम की बार रहेगी और 75 ग्राम उसका वजन रहेगा। अब ये बात आई ग्लो में जब हम आते हैं तो 28 फिर से पैकेट या सैशे रहेंगे, पर अक्सर लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, वो 35 ml सोचते हैं आई ग्लो में होगा, जबकि 35 ग्राम होता है एक पैकेट का वजन। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपके पैकेट पे लिखी रहती हैं, आपके डब्बे पे, पर अक्सर हम इतने ज्यादा जोशीले हैं ये सब चीजें ध्यान देना भूल जाते हैं, परंतु ये बातें सीखने से, समझने से, पढ़ने से हमारा आत्मविश्वास हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति बहुत बढ़ जाता है। सो इसलिए इन बातों को गौर करना जरूरी है। अब एक्सपायरी या इसकी जो क्या बोलते हैं कि इसकी कब तक हम इसकी शेल्फ लाइफ, कब तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आई पल्स को 1 साल, आई केयर को 1 साल, आई कॉफी को 1 साल, और आई स्लिम को 6 महीना, और आई ग्लो को फिर से 1 साल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ओके, अब फ्लेवर्स या इसके स्वाद क्या होते हैं। तो आई पल्स का स्वाद अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रूट जूस। जैसे मिक्स वेजिटेबल खाते हैं ना दोस्तों, तो इसमें सब फल जो है अलग अलग तरीके से मिला दिए गए, तो इसीलिए इसका जो स्वाद है वो है मिक्स्ड फ्रूट का। और जो आई केयर का है उसका स्वाद है खुरमानी का या पीच का। और आई कॉफी जो है वो, उसका स्वाद तो कॉफी का ही होगा। और आई स्लिम में 4 स्वादों को डाला गया ताकि ये बच्चे भी खाएं खुशी से, बड़े भी खाएं, कोई भी खाए। तो खास करके बच्चों को माइंड में रख के ये 4 फ्लेवर्स बनाए गए, और ये चारों फ्लेवर्स क्या क्या है, मैंगो, ऑरेंज, चॉकलेट और वनीला। उसी तरह से मैंगो और ऑरेंज आपके सामने आई ग्लो में भी आ जाएगा। तो 2 फ्लेवर आपके सीधे सीधे आई स्लिम और आई ग्लो में आपने चुन लिए, उठा लिए। और उसके अलावा ब्लैक करंट और
स्ट्रॉबेरी। तो ये यहाँ के फ्लेवर्स हो गए। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में इसकी डोजेज बताई गई है, कैसे कैसे इसको हमने सेवन करना है। तो आई पल्स को दोस्तों हम लोग कैसे पिएंगे, 30 ml पिएंगे खाने से पहले, सुबह और शाम। आई केयर को भी उसी तरह से। और आई कॉफी को हम अपनी मन में इच्छा से, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी अपने घरों में पीते हैं, तो 2 कप जो है वो आधा घंटा पहले खाने से पी सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट उससे आएगा। आप अपना एक चाय का कप या कॉफी का कप लेके जितना पानी उसमें इस्तेमाल करते हैं, उतना ही पानी 100 से 200 ml में अपना कॉफी बना सकते हैं। आई स्लिम क्या करना है, आपने शाम को अपना भोजन जो है वो नहीं खाना, परंतु आई स्लिम आप शाम के भोजन की जगह खा सकते हैं। और जो भोजन है वो सूरज डूबने से पहले आप खा लीजिए और खूब पानी पीजिए, ठीक। और आई ग्लो दोस्तों, आई ग्लो बड़ी मजेदार चीज है कि हमने खाना खाने के बाद लेना, आधा घंटा बाद। तो ऐसा क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि जो आई केयर और आई पल्स है, ये पूरे के पूरे भोजन के पहले अगर हमने खा लिए तो इसका जो पोषण है, वो भोजन जब पेट में रहेगा तो वो पोषण उससे पहले कि HCl बोल के हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है खाना खाने से पहले। जैसे हमने सोचा खाने के बारे में, या हमारे सामने किसी ने खाना रख दिया, या हमारा खाना खाने का टाइम हो गया जो हमने रूटीन बनाई है, तो हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है। वो खाना पचाने के लिए होता है। तो जैसे हमने आई पल्स और आई कर लिया और आई कॉफी लिया, आई स्लिम लिया, तो क्या होगा कि वो पूरे के पूरे उसके अंदर जो औषधियां हैं वो पहले खाने के रूप में पेट उसको ग्रहण कर लेगा। और फिर खाना जो कि पोषण नहीं है, वो एक घास फूस की तरह ही है, फिर वो हमारा पेट भर देगा। पर अगर हमने पहले आई केयर और आई पल्स और बाकी हमारे 2 आई कॉफी आई स्लिम पी लिया, खा लिया, तो क्या होगा कि जो पेट का HCl है या उसका पाचन की पूरी ताकत जो है वो पूरी उस पोषण रहित भोजन में लग जाएगी, और ऊपर से आई केयर आई पल्स का कोई बेनिफिट हम उठा नहीं पाएंगे। पर आई ग्लो क्या है, आई ग्लो के अंदर एक कोजिक एसिड बोल के आपने चीज देखी है, जो कि और कुछ नहीं है, वो जिस तरह से विनेगर या सिरका हम हर चीजों को संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कोजिक एसिड को जापान में अपना खाने को प्रिजर्व करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। पर है तो वो एक एसिड, तो इसीलिए अगर हम उसको पहले ले लेंगे तो हमारा HCl जो पेट का है और ये जो कोचिक एसिड आईग्लो का है, ये दोनों की मात्रा बढ़ने से तकलीफ होने का चांस होता है। इसीलिए आईग्लो को खाना खाने के बाद दिया जाता है। और आईग्लो का जो पर्पस है अगर आप देखेंगे तो बाकी चारों से प्रोडक्ट से अलग है। बाकी चारों जो प्रोडक्ट हैं वो बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करते हैं, परंतु आई ग्लो जो है वो हमारी सुंदरता या हमारी एक हेल्थ को, एक ग्लो को, एक चमक को, एक न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक न्यूट्री कॉस्मेटिक मतलब बाहर से लगाने वाली सुंदरता। तो आई ग्लो एक सुंदर रहने का एक प्रोडक्ट है, तो उसको हम बाद में भोजन के बाद लेते हैं। और आखिरी बात, इनको रखना कैसे संभाल के, जब आप अपने किसी कस्टमर को इसको देंगे या आप खुद इस्तेमाल करेंगे, जब भी बॉटल आप खोल दें, आई केयर आई पल्स या आई ग्लो किसी का भी, आपने कैसे इसको संभालना, आई पल्स को आपने फ्रिज में रखना और जब भी पीना उसको हिला के पीना। आई केयर को भी फ्रिज में रखना और हिला के पीना। आई कॉफी को आप किसी भी ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे उष्णता ना हो, पानी ना हो, नमी ना हो। और आइसक्रीम को भी उसी तरह से आपने सूखी जगह में रखना, उष्णता रहित जगह में रखना। और आई ग्लो को आप चाहे सूखी या उष्ण रहित जगह में रख दो, चाहे फ्रिज में रख दो। तो आई ग्लो को आप दोनों जगह में रख सकते हैं, फ्रिज में भी और सूखी जगह में भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो कॉलम आपके सामने है दोस्तों, पहला जो कॉलम है ऊपर कंप्लीट ऊपर से नीचे तक, वो हमारी आई पल्स के साथ जुड़ा है। पर जो ऑक्सीडेशन की जो बात है वो ऑलमोस्ट हर जगह में, हर प्रोडक्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो ये ऑक्सीडेशन बोल के जो कॉलम है या खांचा है, वो इसका सिद्धांत है हमारे सारे हर्बल सप्लीमेंट्स का। और चाहे कोई भी सप्लीमेंट क्यों ना हो, उनके फाउंडेशन में ये जो ऑक्सीडेशन लिख के, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम आई पल्स में जाएंगे। उससे पहले जो खाना जो पूरा है वो आई पल्स के लिए। दूसरा जो खांचा है वो है ऊपर जो, वो है हमारा आई केयर के साथ जुड़ा हुआ। और तीसरा जो हमारा
खाना जहाँ पे डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, वो है हमारा आई कॉफी से जुड़ा हुआ। और ये नीले रंग के धागे जो आप देख रहे हैं, इंसुलिन कुछ इस तरह से हमारे शरीर में हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इस तरह से उसका जो एक स्ट्रक्चर है, उसका एक बनावट होती है। और ये चौथा जो सबसे नीचे का खाना, ये मेरा जहाँ माउस का शायद आप देख रहे होंगे पॉइंटर, या नहीं भी दिखाई दे रहा है, जहाँ बीएमआई लिखा है। सर दिखाई दे रहा है सर। ये माउस दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो ये पॉइंटर जो है, ये बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ये आइसलिम के लिए आपको काम आने वाला एक जानकारी है। तो सबसे पहले इसी को ही देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे सीधा सीधा एक सीखने की चीज है और आसान है। बाकी भी आसान है, पर उसमें थोड़ा सा समय लगता है समझने में। तो दोस्तों, जब भी हमने आई स्लिम के बारे में किसी से बात करना है और वो कहे कि मुझे क्या मालूम कि मैं मोटा हूं कि नहीं, या मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, तब आप उनको बोल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपका वजन कितना है। तो जब वो अपना वजन बताएं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। तो इंडिया में क्या है, अक्सर हम फुट में बताते हैं ना, 5 फीट 7 इंच, इस तरह से कुछ बताएंगे हम, या 8 इंच। आप जल्दी से अपना फोन निकाल के उसको क्या करना, 5 फीट 5 फीट 7 इंच को मीटर में बदल देना। तो जब मीटर की गिनती आपके सामने आ जाएगी, फिर क्या करना, कितने किलो का वो व्यक्ति है, उस किलो को आपने भाग कर देना मीटर स्क्वायर के साथ। मीटर स्क्वायर क्या दोस्तों, ये देखिए, मीटर स्क्वायर मतलब ये नीचे जो 70 अगर उसका वजन है, उसको हमने भाग किया, अगर 2 मीटर उसकी ऊंचाई आती है, तो 2 गुना 2, सीधा सिंपल इसका एक हिसाब किताब है। ठीक, तो आपने क्या किया, 70 से उसको 70 उसके वजन को गुना कर दिया। तो जो गिनती अगर हमारी 25 से ऊपर आती है उस समय में, तो वो व्यक्ति अनहेल्दी है। और अगर वो 18 से 25 के बीच में आती है, तो वो क्या है, हेल्दी है या सेहतमंद है। और अगर वो 18 से नीचे है, तो वो अंडरवेट या कमजोर व्यक्ति है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा आई स्लिम का सबसे कॉमन तरीका है ये वजन नापने का या मोटापे का। और भी बहुत तरीके आते हैं, उसमें एक वर्नियर कैलिपर आपकी चमड़ी को पकड़ के वो एक मशीन से देख लेते हैं। सो ऐसे करके ये सबसे आसान तरीका ये है जो हमारे फील्ड में हमारे काम आ सकता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले खाने के ऊपर, जो है कार्डियक। ठीक, तो दोस्तों, जो कार्डियक का ये जो हमारा ये जो भाग है, इसमें आपके सामने 3 मैंने पॉइंट लिखे हैं। एक तो है अरिदमिया, एक है बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, आप लोग सब इससे जानकार रखते हैं। और तीसरा कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो यही 2 शब्द है जो आपको थोड़ा सा नए होंगे, बाकी तो कुछ नहीं। ये 2 शब्द आपने जब भी आपको वक्त मिले या इस्तेमाल आप जब करते जाएंगे इन वर्ड्स को, आप ऑटोमेटिकली इनको सीख जाएंगे। तो एरिथमिया क्या है, जो हमारी दिल की धड़कन होती है, उसका साइंस में एक शब्द को उसको नाम दिया गया लब डब, धक धक, जिसको हम कई बार हिंदी फिल्मों के गानों में सुनते हैं। तो वो रिदम है हमारे दिल की एक। तो जो रिदम है वो कैसे पैदा होती है, हार्ट हमारा जो है हमारी मुट्ठी के बराबर है। हम अगर हाथ बाहर निकालें और अपना अंगूठा बीच में रखें, तो इतना ही लगभग हमारा हार्ट है। तो ये जब पंप करता है तो सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने से क्या है, इसका एक आवाज आती है, और उसके बाद जो खून वापस भी अपने अंदर लेके आता है, ढीला हो जाता है, तो ताकि वो खून को वापस लेके फिर उसको साफ कर सके। तो इससे एक रिदम कुदरत ने इसको दी है। तो बीमारियां जब भी कोई होती है शरीर की या हार्ट की, सबसे पहले ये नब्ज में हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो इसीलिए डॉक्टर लोग या वैद्य लोग जो पुराने जमाने में बहुत ज्ञानी विज्ञानी थे, वो नब्ज देखते थे। आज भी डॉक्टर्स आपके सीए लगा के अपना स्टेथोस्कोप नब्ज देखते हैं। तो रिदम जब ऊपर नीचे हो जाती है, इसका मतलब दिल जो है खराब हो गया। तो ए रिदमियास, ये आपके समझने के लिए एक बात है। फिर बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है दोस्तों, हमारा हार्ट एक पंप की तरह चल रहा है। वो क्यों, ताकि वो खून पहुंचा सके सिर में भी और पैरों में भी, पूरे दूर दूर तक हमारे अंगों में खून जा सके। तो वो वाहिनियों में जब खून दौड़ता है, तो अक्सर क्या होता है कि वो वाहिनियों में, आजकल की जीवन शैली के हिसाब से अगर देखें, तो उन वाहिनियों में कुछ फैट जमा होने लग गई है। तो जब हम पाइप को, चाहे कोई गार्डन में पड़ी हुई पाइप है, अगर हम उससे पानी दे रहे हैं पौधों को, उसको एक बार भींच दें, तो आप देखेंगे कि पानी का फवारा तेज हो जाता है। तो उसी तरह से जब ये कोई कत्थे हमारी नालियों में आ जाते हैं फैट खाने से, या कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया उससे,
या कोई चोट लग गया उससे, तो इससे प्रेशर तेज हो जाता है। और भी कई तरीके हैं, जैसे नमक ज्यादा खाने से हो जाता है, और कोई एंजाइटी या स्ट्रेस से भी हमारा बीपी ज्यादा हो जाता है। तो जब ये ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है तो हमारी जो नालियां हैं, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर की दीवार छिलने लगती है, क्योंकि पानी तेज हो गया। अब जब पानी तेज हो गया, दीवार छिल गई, तो वो छिली हुई दीवार के अंदर भी कुछ वसा जाने लगती है, कुछ कैल्शियम और कुछ धातु चले जाते हैं, उससे उसकी दीवार भी मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये दो तरह से हमारी हार्ट की जो या कोशिकाओं की ब्लॉकेज हमें देखने को मिलती है। तो ये जब कोशिकाएं ब्लॉक होने लगती हैं तो खून कहीं बराबर पहुंचता नहीं है। जब खून बराबर नहीं पहुंचेगा तो सब अंग जो है वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, एक बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, और शुरुआत के लक्षणों में से है जब हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है। और आईपल्स जो है वो इन चीजों के ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। चलिए उसके ऊपर हम भी आएंगे, बट एक चीज और सीख लेते हैं पहले खाने में, वो है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट मतलब हार्ट तो हार्ट है, ये कोरोनरी एक शब्द, एक नाम रख दिया गया उन कोशिकाओं का जो हार्ट को खून देती है। तो जब उन कोशिकाओं तक ये वसा और ये ब्लॉकेज पहुंच जाती है तो हार्ट अपने आप में ही फेल होने की परिस्थिति में पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये शब्द आपके सामने अक्सर आएंगे फील्ड में, इसीलिए मैंने आपसे बताया, ठीक है। नब्ज, मेरी पल्स चेंज हो गई, या मुझे बीपी हो गया, या कोरोनरी हार्ट की बीमारी हो गई, तो संतोष कुमार जी, आपके सारे सवालों का जवाब हम डॉक्टर्स एट इंडस वीवर पे देंगे। ओके, थैंक यू एनीवे। सो कोरोनरी हार्ट डिजीज, आप इस शब्द को याद धीरे धीरे कर सकते हैं। आगे बढ़े, दूसरे हम भाग में चलते हैं। और दोस्तों यही एक स्लाइड है जहां आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आपको स्लाइड्स अपने आप से समझ आनी शुरू हो जाएंगी अगर आपने ये समझ लिया तो एक स्त्री के शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरीके से, एक उनके शरीर में एक कुदरत ने, सृष्टि ने उनको बहुत अलग एक तरीके से बनाया। वो बहन, माँ, और उसके बाद बेटी, इन सब का रोल निभाती है। और माँ के रोल में जब वो आती है तो उसका बिल्कुल जो स्त्रियों का संरचना है वो एक नॉर्मल से अलग हो जाता है। तो जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनके गर्भ धारण के 9 महीने के समय को 3-3 महीने में बांटा गया है, और उसको नाम दे दिया गया ट्राइमेस्टर। ट्राई का मतलब 3 और मेस्टर मतलब महीना। तो पहला और दूसरा ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने अक्सर सुरक्षित माने जाते हैं, सेफ माने जाते हैं। और तीसरा जो ट्राइमेस्टर या आखिरी जो 3 महीने होते हैं, 7वां, 8वां, 9वां, उसमें स्त्रियों को खास करके ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, अपने आप को एक केयर करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाजुक समय होता है प्रेगनेंसी। उसीलिए आप अगर आई केयर के बॉक्स के ऊपर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहां लिखा गया है कि तीसरे ट्राइमेस्टर में आई केयर कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट स्त्री को ना दिया जाए। और साथ साथ जब तक वो बच्चे को 1 महीने तक अगर अपना दूध पिला रही है शिशु को, तब भी आई केयर उनको नहीं देना है। तो ये बात यहीं से आती है। इसलिए नहीं कि आई केयर में कोई मुश्किल की बात है या वो कोई तकलीफ कर सकती है, ऐसा नहीं है, परंतु साइंस की एक धारणा है, और इसीलिए आखिरी 3 ट्राइमेस्टर में, सॉरी आखिरी ट्राइमेस्टर में ये आई केयर नहीं दिया जाता। अब दोस्तों नीचे आ जाए, तो ये हार्मोन क्या है? आप हारमोनियम शब्द से याद रख लीजिए कि जैसे हारमोनियम बजाते हैं, वैसे हमारे शरीर का हारमोनियम जो है वो हार्मोन बजाते हैं। सो हार्मोन जो है, हमारी जो जनन की प्रक्रिया है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो 3 हार्मोन से जुड़ा रहता है। हमारी शारीरिक संरचना उनसे जुड़ी होती है। स्त्रियों में होता है पहला और दूसरा, उसको बोला जाता है इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जितेश सर, मेरा स्क्रीन या थोड़ा गायब हो गया, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार मुझे अगर मिल जाए वो, क्या चीज सर? मैं आप लोगों को ना, मेरा स्क्रीन में कहीं वो लॉस हो गया है मेरा, आप लोगों का स्लाइड ना, जहां मैं आप लोगों को देख पा रहा था। ओके ओके, मैं क्या हाँ, एक बारी मैं आपका ही हटाता हूँ, फिर से लगाता हूँ, आपको दिख जाएगा। प्लीज प्लीज सर, थैंक यू सो मच। आप कीजिए, फिर से करेंगे, अब आ जाएगा। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हम कुछ भी करें, पर एक दूसरे से जो कनेक्ट है हमारा, वो हमें चाहे डिजिटल हो चाहे कुछ, जितना करीब हो उतना ज्यादा हमें पावर और स्ट्रेंथ मिलता है। यस, थैंक यू सो मच। अब मैं आपके हंसते चेहरे देख सकता हूँ।
दोस्तों एक बात मैं बोलता हूँ, जागते रहो। हम बचपन में सुनते थे ना चौकीदार लोगों को, तो सब कुछ हमारा बचा रहता था। वैसे ही मैं बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए जागते रहो। अभी हम खत्म करेंगे तो ठीक है, ओके। तो मैं आप उस पे हूँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे। ये दोनों स्त्रियों के हार्मोन है, पर पुरुषों में भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आप पीओटी पॉट मतलब घड़ा, या टॉप टीओपी टॉप, उससे ये याद रख सकते हैं। ये तीनों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों हम मर्दों को मर्द बनाता है, सीधी सीधी बात। हमारी मांसपेशियां थोड़ी सी हैवी होती हैं, हड्डियां हैवी होती हैं, हमारी आवाज हैवी हो जाती है, और हम लोग बाल उड़ने लगते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो वो सब ये टेस्टोस्टेरोन, उसका ये जालिम, उसकी ये सजा है। ठीक। तो पर जो स्त्रियों में अगर हम देखें तो उनको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बहुत नाम मात्र आंशिक रूप से मौजूद होता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, वो दोनों हार्मोन स्त्रियों के लिए ईश्वर ने बनाए। तो ईस्ट्रोजन उनको एक स्त्री की जो एक फेमिनिटी, उनकी जो एक किशोर अवस्था है, उसकी ओर उनको बनाए रखता है, उनकी शरीर को मजबूत और एक हेल्थ में थोड़ा छोटी एज की ओर रखता है। उसका ये काम है। खास करके वो जो कैल्शियम हमारे शरीर में हम भोजन से लेते हैं, और कैल्शियम को भोजन में खाने से नहीं होता, हमें विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी होगा शरीर में तो कैल्शियम अपने आप अब्सॉर्ब होगा। और विटामिन डी हमें मिलता है सूरज से, और सूरज हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम हमेशा कार में, लिफ्ट में, घरों में, तो इसलिए ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। एनीवेज, तो कैल्शियम हमारे शरीर में जब होता है जवानी में, ईस्ट्रोजन उसको हमें मदद करता है खाने से भी लेने के लिए। और स्त्रियों में क्या होता है, जब ये आगे हम बात करेंगे आई केयर में तब आपको समझ आएगा। तो इतना आप समझ लीजिए कि ये उनको एक हेल्थ की उसमें रखता है, एक फ्रेशनेस में उनको रखता है, ताजगी में रखता है। प्रोजेस्टेरॉन भी कोई बुरा नहीं है, परंतु प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, पी से, जैसे प्रेगनेंसी से आप याद रखिए, वो प्रेगनेंसी के टाइम का हार्मोन है। जब वो स्त्री एक बच्चे को जन्मने के लिए तैयारी करती है, तब उनका शरीर बिल्कुल एक नॉर्मल अवस्था से अलग हो जाता है, वो पूरा बच्चे के लिए तैयारी करता है। तो ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है। ठीक। तो ये तीनों हार्मोन को आपने समझ लिया। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे तीसरे भाग में समझेंगे। हम तीसरे खाने में आ जाते हैं, डायबिटीज, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल और प्री डायबिटीज आपने ऑलरेडी लिख लिया। तो टाइप 1 क्या है दोस्तों, जब ये ऐसी एक डायबिटीज है जो बिल्कुल किशोरों की डायबिटीज है, जवानी में आती है, कभी कभी बच्चों को आती है, कभी कभी शिशुओं को आ जाती है जो गोद में है। तो टाइप 1, शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, उस केस में इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। और ऐसे केस में अगर आप कॉफी भी देते हैं तो उनको इंसुलिन से अलग नहीं कर सकते। परंतु आई कॉफी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करती है हर तरह की डायबिटीज में, एक साथी, एक मददगार के रूप में साबित होती है डायबिटीज से लड़ने के लिए। टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 होती है 40 के बाद, अक्सर लोगों को इसकी पकड़ आ जाती है, और ये माता पिता से आती है, चीनी खाने से आती है, या मोटापे से आती है, कोई नहीं जानता। सही तरीके से कोई नहीं बोल सकता, पर बहुत कॉमन एक बढ़ती हुई बीमारी है आज। तो उसमें कभी कभी इंसुलिन होगी, वो शरीर उसको ग्रहण नहीं करेगा, कभी इंसुलिन कम हो जाएगी, कभी नहीं बनेगी। तो इसीलिए जो डायबिटीज के केस है दोस्तों, हर कोई केस अलग है। जैसे हमारे चेहरे अलग है, हमारे हाथ के निशान अलग है, वैसे डायबिटीज का हर एक केस एक दूसरे से अलग है। तो हर एक डायबिटीज को आप एक समान नहीं समझिएगा। और इसी तरह से जो आई कॉफी का रिजल्ट भी अलग अलग तरीके से डायबिटीज में आपको देखने को मिलेगा, पर इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक। और उसके अलावा जो ये आई कॉफी दिया जा रहा है, ये तो मेन है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, पर इसके अलावा और बहुत बेनिफिट है, अभी आपसे मैं बात करूंगा। तो ये चारों स्लाइड्स हमारी हो गई, यही मेन था। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। तो ये ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ये भी आप जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, और साथ साथ में बात भी करता जाऊंगा, थोड़ा समय को बचा लेंगे। तो ब्लड प्रेशर, जो हमने पुरानी बात की जो पिछली स्लाइड में, उससे जुड़ी हुई चीज है कि नॉर्मल आप कभी फील्ड में हो तो ये 3 पॉइंट अगर आपके मन में रहेंगे, डायरी में लिखे रहेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा बात करना। 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 मतलब हार्ट जब सिकुड़ता है, पंप करता है, सिस्टोल बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत है। और नीचे का जो प्रेशर जब भी आप लिखा हुआ देखेंगे,
तो वो प्रेशर है जब हार्ट ढीला हो गया खून को वापस लेने के लिए, उसको डायस्टोल बोलते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं। तो 120/80 नॉर्मल, 140/90 हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत है, और 90 से 100, 90/60 है तो लो है। अगर लो हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर भोजन, प्रॉपर जो ऑक्सीजन है शरीर में पहुंचेगी नहीं, तो फिर वही भोजन रहित शरीर हो तो कैसा होगा, वैसे ही हो जाएगा। अब दूसरे अगर कॉलम को देखें तो वहां हीमोग्लोबिन, ये भी आपको समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को एक कुली के रूप में ढोता है, और ये ऑक्सीजन जो है हम आगे अभी 2 मिनट में देखेंगे। तो 13 से 16 जो है ये आदमियों का एक नॉर्मल वैल्यू है, और 12 से 15 स्त्रियों का वैल्यू है। और कभी कभी स्त्रियों में ये 7 तक अगर आ जाए, उससे नीचे तो बहुत रिस्की है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए खास करके अपना हीमोग्लोबिन बीच बीच में चेक करते रहना जरूरी है। तीसरे खाने पे आ जाते हैं, वो कुछ नहीं है, वो ये दिखा रहा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर एक बहुत ही कॉमन तरीका है अपनी शुगर को जांचने का। बहुत सारे तरीके हैं बाजार में आजकल, पर ये सबसे परखा हुआ, आसान और सुरक्षित तरीका है। इसमें आपको 8 घंटे का उपवास करके अपना ब्लड का सैंपल देना होता है। 8 घंटे का। रात को आपने 10 बजे अगर कुछ खा लिया, उसके बाद आप नहीं खाएंगे कुछ, और सुबह 6 बजे जाके आप एक सैंपल दे देंगे। तो अगर 126 मिलीग्राम से ज्यादा आपकी शुगर वो दिखा रहा है, वो उस पर लिखा रहता है कागज पे आपकी रिपोर्ट में, और नॉर्मल भी वैल्यू उसके आगे लिखी रहती है। तो 126 से अगर ऊपर आ गया तो दोस्तों डायबिटीज की तैयारी हो गई, मतलब शुरू हो गया। और 100 से 125 के बीच में अगर है तो प्री डायबिटीज है, मतलब हम थोड़ा रिस्क में आ गए। और अगर 100 से नीचे है तो हम लोग ठीक है, हमें डायबिटीज नहीं है। ये रैंडम ब्लड शुगर क्या है, कभी भी जाके अगर अपना खून दे दिया तो उसका ये गिनती 200 से ऊपर अगर आ गया तो शुगर है। चलिए आगे बढ़े। ओके, पार्ट 3 में आ गए। अब आप अपने घर वालों से बोल दीजिए, प्लेट प्लूट थोड़ा कपड़ा मार देंगे और दही और सलाद काट लेंगे, ठीक। अभी आ जाएंगे हम, थोड़ा सा जल्दी से खाएंगे। आई पल्स, तो देखिए दोस्तों, जो आई पल्स जिसको आप इतना प्यार करते हैं सब लोग, वो कैसे अफेक्ट करता है, और बाकी सारे जो हमारे मेडिसिन हैं, या मेडिसिन नहीं मैं कहूंगा, सप्लीमेंट्स हैं, वो भी इस सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक। और उनके उसके अलावा भी कुछ कुछ इफेक्ट होते हैं, हम बात करते जाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है। नाखून एक कोशिका है, मेरी चमड़ी एक कोशिका है, बाल कोशिकाएं हैं, आंख एक कोशिका है। पर ये सारी कोशिकाएं जो हमें अलग अलग दिख रही हैं, ये सबके नीचे में सेल, जैसे हमारा बैटरी का सेल है, मोबाइल का सेल है, उसी तरह से हमारा बॉडी का एक सेल, जिससे हमारी कोशिकाएं बनती है। तो सेल की जो दीवार होती है, वो एक ऐसी दीवार होती है जो शरीर के पानी को अलग और सेल के अंदर के पानी को अलग रखती है, ठीक है। इनके बीच में आपस में बहुत बड़ा खेल है। जैसे स्टेडियम में हम सारे बाहर बैठते हैं और अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। पर अगर सारे ऑडियंस खिलाड़ी के एरिया में आ जाए और खिलाड़ी ऑडियंस में आ जाए, तो कैसा रहेगा वो मैच का हाल। तो वही होता है हमारे शरीर में, जब दीवार टूटती है सेल की, तो मैच की ऐसी तैसी हो जाती है। और ये सबसे पहले सोजिश के रूप में प्रकट होती है। ये सोजिश हमें महसूस दर्द के रूप में, थकान के रूप में, नींद के रूप में, सुस्ती के रूप में, डिप्रेशन के रूप में महसूस होती है। हमें चलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता, परंतु एक काम शुरू हो जाता है। और ये जो सेल है, ये एक जब टूटता है तो ये बोलता है मैं अकेला क्यों, तू भी मेरे साथ डूब। तो पड़ोसियों को पकड़ लेता है अपने सेल्स को, फिर वो पड़ोसी बोलते हैं मैं क्यों, तो तू भी मेरे साथ डूब। तो ऐसे डूबने का सिलसिला, इसको साइंस में बोलते हैं कैस्केडिंग, इंटरनल कैस्केडिंग, ये शुरू हो जाता है। अब इसको रोकने के लिए हमारे भोजन में जो शक्ति है वो मौजूद रहती है, हर भोजन में, ठीक है, हर जड़ी बूटी में, हर फ्रूट में, उसको औरैक से नापा जाता है। और पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो ये कुदरती रूप से ये चीज चलती है। ये हमारे शरीर में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इन्फ्लामेशन। जैसे कोई चोट लग गया, नॉर्मली चोट लगती है, कोई कांटा लग गया, कोई छिल गया, तो ये 3 प्रोसेस से हमारे शरीर में ये सेल की टूटने की प्रक्रिया होती है, और इसीलिए हम बूढ़े भी होते हैं।
परंतु पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे, ज्यादा मैं वक्त जाया नहीं करते, आपको एक ही उदाहरण दूंगा कि हमारी दादी या नानी 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 18 बच्चों तक पैदा करती थी। एक दो उनमें से 3 जब कहीं टपक भी जाते थे तो कोई पता भी नहीं चलता था, है ना? 15 थे जी, 4 मेरे चले गए, 11 है ये बड़े-बड़े आपके सामने। पर वो परिस्थिति आज के टाइम में किसी को बोले कि जी आप एक शादी करके आए बेटा, 15 बच्चे पैदा करो, तो जेल में डाल देंगे हम सबको सरकार। ये अविश्वसनीय बात हो गई है और हमारे आगे जनरेशन में कोई इस चीज पर विश्वास भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर बदलते जा रहे हैं। पहले ये ताकत कहाँ से शरीरों में इतनी थी? फूड, पोषण, भोजन हर जगह में आपको अवेलेबल था, परंतु आज वो नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल एजिंग की जो बात है, पुराने जमाने में भी लोग बूढ़े होते थे, मृत होते थे, पर लंबे समय तक वो हेल्दी रहते थे। उनका शरीर की संरचना बहुत मजबूत थी। आज क्या हो गया कि ये जो प्रक्रिया मैंने आपको 3 बताई, उनके साथ रेडिएशन, मोबाइल की, रेडिएशन माइक्रोवेव्स की, रेडिएशन सूरज से आनी शुरू हो गई, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि ओज़ोन ऊपर से खत्म हो रही है। उसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद ये जो पर्यावरण में प्रदूषण, खाने में कीटनाशक, खाने में इंजेक्शंस, हार्मोन्स, इसका कोई अंत नहीं है। उसके ऊपर दारू, उसके ऊपर हमारा जो जय मैकडॉनल्ड, जय केएफसी, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात हमारा स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें मिला के ये प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे सामने, हमारे शरीर में शुरू हो चुकी है। ठीक? तो इसीलिए क्या है, आज आप छोटे-छोटे बच्चों को देख रहे हैं, 14 साल की लड़की अभी कुछ दिन पहले स्कूल में एग्जाम लिखते-लिखते उसका डेथ हो गया। डांस करते हुए शादी में व्यक्ति का दिल्ली में डेथ हुआ। दिल्ली में थोड़ा-सा ज़्यादा सॉरी दिल्ली वालों, दिस टीम इज़ फ्रॉम दिल्ली, आप लोग बड़े बहादुर हैं जो इतना आप लोग फायर है आप लोगों के अंदर। सो ये 2-3 केसेस जो मैंने देखे दिल्ली के हैं और बॉम्बे में ही मैंने देखे, बड़ी हैरानी की बात है। जो फ़िल्म स्टार्स हैं उनमें ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि खाना तो खा रहे हैं बट पोषण नहीं। तो इसीलिए आई पल्स का जो आप उनको प्रमोट करते हैं लोगों को, उसमें आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, पर आई पल्स में क्या है, बहुत ही अद्भुत तरीके से सारे पोषण हमारे शरीर को मिलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, ठीक? ये आपने बात समझ ली। अब ऑक्सीडेशन को थोड़ा-सा जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन का जो अणु है, ये कुदरत में ऐसा बनाया गया कि इसको शांति नहीं है और ये हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवित रहने के लिए। ये हमारे खाने को जलाता है, जैसे बाहर लकड़ी को या कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही ये जलाने के लिए खाना हमारे शरीर में ज़रूरी है। तो इसका एक तकलीफ क्या है कि एक बड़ा ही अनस्टेबल, बहुत ही एक अशांत मॉलिक्यूल है। ये अशांत इसलिए है क्योंकि इसका काम है अलग-अलग जाके चीज़ों से जुड़ना, चाहे वो लोहे को देखेगा तो जंग लगा देगा। अगर हाइड्रोजन को देखेगा तो उससे जुड़ के पानी बना देगा। तो ये एक दो धारी तलवार है। अब हमारे शरीर में जब ये ऑक्सीजन जाता है तो दोस्तों क्या करता है, जो मैंने पहले आपको चीजें 3 प्रक्रियाएं बताई, उसके साथ ये सारी प्रक्रियाएं जो जहरीली हमारे साथ हो गई, तो ऑक्सीजन को बहुत बड़ा मौका मिल गया कि ये बहुत तोड़-फोड़ करने लग गया हमारे सेल्स के साथ। तो ये जो तोड़-फोड़ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक? और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब तक पोषण नहीं मिलेगा, हम इससे नहीं लड़ पाएँगे। और इसीलिए आज पोषण को पूरा करने के लिए आई-पल्स सुपर्ब रिसर्च के साथ 2014 से हमारे बीच में सुपर रिजल्ट देके हमारे सामने है। हजारों टेस्टिमनीज़ हमारे सामने अभी आती जा रही है। तो ये दोस्तों ऑक्सीडेशन का मेन खेल है हमारा आई-पल्स का, जो एक फाउंडेशन रूप से जाके काम करता है, हमारे सेल्स के ऊपर। अब ये पॉइंट अगर हमने सीख लिया तो आईपल्स हमारा हो गया। ये अगर आप मेरे साथ हॉल में होते तो बड़ा मजा आता, बट चलिए अब मैं ही सवाली और मैं ही जवाब दूंगा, ठीक है ना? तो क्या है कि आईपल्स को अगर आप हार्ट से जोड़ते हैं, आप लोगों को बोलते हैं जी हार्ट हेल्थ के लिए लीजिए, हार्ट हेल्थ के लिए लीजिए। वो कैसे हार्ट से जुड़ता है? क्योंकि आईपल्स काम करता है और रैक देने से, और रैक कहाँ काम करता है? ऑक्सीजन रेडिकल पे, जिससे ऑक्सीजन का जो स्ट्रेस है वो कम होता है। ठीक? तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? खून में। हीमोग्लोबिन अभी हमने 2 मिनट पहले देखा, तो खून में। और खून कहाँ होता है? वाहिनियों में। और वाहिनियां सारा खून कहाँ डालती है? हार्ट में। तो हार्ट हमारा क्या है? एक बैग है या एक बकेट है जिसमें पूरा खून होता है। तो जब आप आई पिल्स पीते हैं, पिलाते हैं,
तो सारी की सारी ऑक्सीडेशन पूरे शरीर में, जहां जहां ऑक्सीजन, जहां जहां खून है, वहां वहां फायदा देगा। और खून हमेशा सबसे ज्यादा हार्ट में है, इसलिए हार्ट को सबसे पहले ये पूरा पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हार्ट हेल्दी तो पूरी हेल्थ हेल्दी। अब हॉल में होते तो मजा आ जाता, सब लोग इस पॉइंट पे गैस ऐसा हो जाते हैं, बट चलो कोई नहीं, मैं गुजारा कर लूंगा, ठीक। मुझे मालूम है स्क्रीन के पीछे आप सब, आपके हार्ट्स का जो रिप्लाई है उससे मुझे मालूम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो ये ओरैक वैल्यू क्या है, ये ट्रोलॉक्स क्या है, ये सारी चीजें ट्रेन द ट्रेनर में मैं आपसे शेयर करूंगा। जब हम मिला करेंगे ना, बहुत मजेदार जानकारियां हैं ये, और मैं आपसे शेयर करूंगा। आज हम बेसिक की ओर चलेंगे। अब हम आ जाते हैं आई केयर। तो दोस्तों आई केयर में क्या है कि 3 परिस्थितियां जो एक स्त्री के लाइफ में, जब वो जनन की ओर बढ़ती है, प्रजनन की ओर, बचपन में उनका जब प्रसव शुरू होता है, रक्तस्राव शुरू होता है 12 से 13, फिर वो 55 की उम्र में जब जाती है तो वो बंद हो जाता है, मतलब उसके बाद उनका जनन का प्रक्रिया खत्म हो गया। परंतु इसके बीच में कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जहां वो बोलने से, खत्म होने से पहले शरीर बताने लगता है कि रुक जाओ भाई, अभी अपने आप को, बहना अपने आप को संभालो, क्योंकि मैं ये खत्म होने पे जा रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। और आज के टाइम में ये पेरीमेनोपॉज एक बड़ी ही तकलीफदायक परिस्थिति बन गई है हजारों लड़कियों के लिए, लाखों स्त्रियों के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में पोषण नहीं है। तो इस पेरीमेनोपॉज में, जहां ये एक हरी झंडी था ये बताने के लिए कि मैं अब खत्म होने जा रहा हूँ, अब क्या हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, कभी ब्लीडिंग कम हो जाती है, कभी वो पीरियड टाइम पे नहीं आता है, कभी वो कत्थों में आता है, कभी वो सिस्ट बन जाती है, कभी पैरों में दर्द। तो एक बहुत ही तकलीफदायक परिस्थिति बन गई है आज ये पेरीमेनोपॉज, और बहुत 30 की उम्र में, 35 की उम्र में दिखने लग गया। ओके, तो ये मेन कारण दोस्तों क्या है कि शरीर में जब ये ब्लीडिंग रुकता है तो हार्मोन का बदलाव, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मेन खास करके ईस्ट्रोजन जो है, जब पीरियड की खत्म होने की परिस्थिति बढ़ती है, स्त्रियों की जब ब्लीडिंग खत्म होने शुरू हो जाती है, तो ये ईस्ट्रोजन भी ऑलमोस्ट खत्म होने शुरू हो जाती है। तो अब हम आ जाते हैं आई केयर के। तो आई केयर को कहा जाता है कि संपूर्ण एक औषधि है हमारे स्त्री, हमारे बहनों के लिए, हमारे फैमिलीज में। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि जो 4 मेन इसकी जो औषधियां मैंने आपको शुरू में बताई थी, अगर आप उनकी ओर ध्यान देंगे अब, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करती है। तो आप ये इतना समझ लीजिए कि जो हल्दी है, वो आम तौर से अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ना के बराबर वो उसका इस्तेमाल होता है। काली मिर्च के साथ अगर उसको खाएंगे तो 2000 गुना वो एब्जॉर्ब होती है। पर ये बायो अवेलेबल आपके सामने लिखा गया, ये रिसर्च के साथ इसको ऐसा हल्दी को, इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है कि ये आपके शरीर के लिए बायो अवेलेबल है, या आपके लिए ये इस्तेमाल करने वाली हल्दी है, जो ऑटोमेटिकली शरीर उसको ग्रहण करेगा। तो हल्दी क्या है, वो सोजिश को कम करती है। और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में अगर आप मेरे साथ आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में 5 तरीके से सोजिश की केमिकल होते हैं, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन्स, और टीएनएफ बोल के एक बहुत बड़ा सोजिश का कारण है। तो टीएनएफ बोल के जो सोजिश का एक ईंट होती है, हल्दी उसके ऊपर जाके अटैक करती है, ठीक। तो ये सर मैं आपको, सर जो सोजिश वर्ड है, जस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये शायद पता नहीं, सोजिश मतलब सूजन। जब भी कुछ कटता है तो इन्फ्लेमेशन अंग्रेजी में, हिंदी में सूजन। सूजन, सूजन। हाँ सर का मतलब है सूजन। तो जस्ट मैं शब्द को बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सोजिश, सूजन, इन्फ्लेमेशन, है ना, ये तीनों वर्ड हम लोग सुने हुए हैं। तो इन्फ्लेमेशन भी बहुत जरूरी वर्ड है सीखना, क्योंकि आजकल हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हल्दी जो है, ये सोजिश को शरीर के पूरे कंट्रोल करती है सेल लेवल पे, ये बहुत ही गुणकारी है। अब आ जाते हैं हम शलकी पे या बोसवेलिया पे। तो बोसवेलिया को आप देखेंगे तो फालूदा में आपको वो दिखती है, जो ऐड की जाती है, ये एक पेड़ से निकलने वाली एक बूंद है। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारे जोड़ होते हैं उसके बीच में एक पानी होता है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको। आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इस नाम को। तो जोड़ों के अंदर जो पानी है और उसके साथ साथ जो जोड़ों की आपस में जुड़ाव है, रस्सी है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज और जो सिनोवियल फ्लूइड है, उसके ऊपर इसका खास इफेक्ट होता है, ये उसको बचाए रखती है। और ये क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों में जब उम्र बढ़ेगी, एस्ट्रोजन की कमी होगी, तो उनके शरीर में से कैल्शियम खाने में से वो नहीं खा पाती,
उनका शरीर हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लगता है। तो उस समय में उनके जोड़ों में दर्द, उनकी मांसपेशियों में, कार्टिलेज में दर्द, तो ये बोसवेलिया उनको उस चीज के लिए बहुत ही असरदार तरीके से बचाए रखता है। अब हम आ जाते हैं एस्परगस पर या शतावरी। इसको औषधियों की रानी भी कहा गया आयुर्वेदा में। क्यों औषधि कहा गया? क्योंकि ये वो एक ऐसा बाण है, एक रामबाण है, जो इस्ट्रोजन को कुदरती तरीके से शरीर में वापस बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना कोई तकलीफ के, अगर रेगुलरली कोई इसको इस्तेमाल करे तो उसको प्रोवाइड करना शुरू करता है, देना शुरू करता है। तो जब इस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कोई केमिकल से नहीं, सिंथेटिक नहीं, परंतु आपको औषधियों से, भोजन से मिल रही है, आपके जड़ी बूटियों से मिल रही है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक विमेन को संभालती है। और आखिरी में जो ये वेलेरियन स्पाइकनार्ड है ना, ये एक ऐसी औषधि है जो ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है वेलेरियन स्पाइकनार्ड। तो स्पाइकनार्ड क्या है? ये इसकी जड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक तेल निकलता है और ये हमें मदद करता है, एक इसको ये कह लीजिए आप, खून को बढ़ावा देता है, इसके वेसोडायलेशन बोलते हैं उसको। खून हमारे शरीर में बढ़ा देता है, उसकी बहाव को, और हमारी मांसपेशियों को थोड़ा ढीला करने में मदद करता है, मसल रिलैक्सेंट होता है, और हमें नींद आने में मदद करता है। तो ऐसे और बहुत सारे प्लांट हैं, पर उनकी जो असर है बहुत हाई लेवल का होता है, इसलिए वो ड्रग्स के रूप में, जैसे ओपियम है, पोस्त, या वो पॉपी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, और या भांग है, या ऐसे धतूरा है, तो ये सारी उसी फैमिली का ही एक बहुत ही छोटा और एक शांत एक जड़ है ये। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, पुराने जमाने में राजा लोग इसको इस्तेमाल करते थे। तो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो जीसस के पैरों में एक स्त्री आके एक तेल को तोड़ती है, तो कमरा पूरा खुशबू से भर जाता है, तो वो यही स्पाइक ऑयल, स्पाइकनार्ड ऑयल ही है। तो ये बहुत ही फेमस औषधि है हमारे इंडिया में और मिडिल ईस्ट में, ठीक। तो ये औषधि क्या करती है? बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो बाकी मेडिसिन में होता है, एक लाइट सा डोज जो है मसल रिलैक्सेंट का, वेसोडायलेशन का, खून के बहाव का और नींद का, तो ये आराम लाने में उनको एक मदद करती है, ठीक। तो ये अगर आप मेरे साथ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में होंगे तो मैं आपको बारबिचुरेट्स, वेसोडिप्रेसेंट्स, अल्कोहल और बेंजोडाइजापाइन, ये सारे जितने भी हमारे होते हैं डिप्रेशन, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। फाइन, आप सब लोगों का स्वागत है अगर आप आना चाहेंगे। पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये जो मेडिसिन है ये हमें रिलैक्स करने में मदद करती है। तो अब ये चारों खाने जो हैं ये कवर हो गए हैं आपके इन चारों औषधियों से, ठीक मेरे दोस्तों। आपको नींद आ रही है? हाँ, आ रही है, मुझे मालूम है, मुझे भी आ रही है। बट हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सपनों को देखने वाले लोग हैं। सपनों को देखने वाले लोग रात को जागते हैं, ठीक है ना। तो थामे रहिए अपना पेन और पेपर, हम जल्दी ही आज का दिन को खत्म करेंगे। अब हम आ जाते हैं आई कॉफी पे। ओके, बस 10 मिनट और, ठीक दोस्तों। तो आई कॉफी में मैंने आपको बताया 3 चीजें मेन थी, ठीक है। एक उसका कॉफी का पाउडर, एक उसके अंदर कापीकाचू के बीज, और एक सलेशिया रेटिकुलेटा, ठीक। तो दोस्तों ये जो शुगर का, डायबिटीज का, इतना थोड़ा सा हम जान लें कि 3 चीजों पे मेन मार मारती है शरीर में ये, एक आंखों पे, एक हमारी नसों पे, और एक हमारी किडनी पे। इसको इंग्लिश या साइंस भाषा में कहते हैं रेटिनोपैथी, ठीक है, आंख, नेफ्रोपैथी किडनी, और न्यूरोपैथी नसें। और होता क्या है शुगर केस में? लोगों को 3 चीजें आप दिखती हैं, 3 सिम्टम्स, 3 लक्षण। एक तो उनको भूख बहुत लगती है, दूसरा उनको प्यास बहुत लगती है, और तीसरा उनको पेशाब बहुत आता है। ये तीनों आपस में एक साइकिल है, जुड़े हुए हैं। वो कैसे? जब वो खाना खाते हैं तो उनके शरीर में शुगर बढ़ जाती है। शुगर जब खून में बढ़ जाती है तो उनका शरीर सहन नहीं कर पाता, गर्मी मान लीजिए आप हो जाती है, तो शरीर कहता है कि इसको मैं जल्दी से बाहर फेंकूं जो मुझे नहीं चाहिए। तो बाहर खून तो नहीं जाता, तो सारे का सारा जो खाना है वो शरीर हमारे पानी में या यूरिन में डाल देता है। अब जब यूरिन में पूरा भोजन भर गया एक्स्ट्रा, तो यूरिन जल्दी से हम करने के लिए जाते हैं, और जब यूरिन कर लिया, खाना बाहर चला गया, तो फिर खाना नहीं है शरीर में, तो खाने के लिए फिर इच्छा होती है। तो ये विशियस साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं। खाना खाया, खाना ज्यादा हो गया, खाना बाहर फेंका, पानी के साथ फेंका, तो प्यास लग गई, खाने की भूख लग गई। तो ये साइकिल में हम घूम जाते हैं।
तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखेंगे तो आपको बात करने के लिए शुगर के, डायबिटिक के लोगों से आसानी होगी। अब सिलेशिया कैसे काम करता है इसके ऊपर हम 2 मिनट विचार करें कि जो भी हम भोजन खाते हैं, ठीक दोस्तों, चाहे वो फ्रूट है, चाहे सब्जियां हैं या कोई भी बोटैनिकल्स है, जब भी वो खाते हैं तो उनकी गांठें बनी होती है। शुगर एक साधारण नहीं होती, गांठों के रूप में हम उनको खाते हैं, ठीक। तो जब हम गांठ की तरह उसको खाते हैं तो उसके बाद शरीर में एक मशीन होती है जिसको ये मैंने ऊपर लिखा है अल्फा ग्लूकोसिडेज। आपने लिखना चाहें तो लिख लीजिए अपनी डायरी में, और नहीं लिखना चाहें तो आप ना लिखिए। आप इतना ही याद कर लीजिए कि एक छोटा सा यंत्र है जो गठी हुई शुगर को सादी शुगर में बदल देता है। गठी हुई शुगर अल्फा ग्लूकोसिडेज, सादी शुगर। अब जब ये सादी शुगर खून के अंदर जाती है, ये खून के अंदर जाएगी, ये गठी हुई नहीं जाएगी। तो जब सादी शुगर खून के अंदर गई तो जितनी तो सेल को चाहिए उतनी तो ये इंसुलिन सेल को दे देगा इस्तेमाल करने के लिए, बाकी को ये लिवर में डाल देगा, और तीसरी जो बची हुई लिवर में नहीं जा सकती उसको मोटापे के कोशिकाओं में बदल देगा। मोटापे की 2 कोशिकाएं होती हैं, एक पीली और एक भूरे रंग की। अब इन बातों को हम, ये कोशिकाओं को जो मोटापे की, हम आइसलिम में अभी बात करेंगे। तो दोस्तों साल्सिटाल कैसे काम करता है? साल्सिटाल को जब हम लेते हैं तो वो ये जो ग्लूकोसिडेज है इसके ऊपर आके एक्शन करता है और यहाँ उसको कंट्रोल कर लेता है। तो उसको थोड़ी मात्रा में ही अलाउ करता है अपना काम करने के लिए। उससे क्या होता है कि जितना भी भोजन खाया उसकी बस उतनी ही मात्रा शरीर में जाएगी छोटी होकर, जितनी सेल को जरूरी है, बाकी सारी की सारी शरीर से बाहर चली जाएगी। ना वो मोटापे के सेल में बदलेगी, ना वो लिवर में जमा होगी। तो ये साल्सिटाल का काम है। और इसी बात से आप जान लीजिए जो आइसलिम में हम जब जाएंगे तो साल्सिटाल वहां यही सेम एक्शन करेगा। डायबिटीज में मदद कर दिया क्योंकि शरीर में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं हुई, और उसी तरह से मोटापे के सेल नहीं बने, लिवर में फैट नहीं आएगी, क्योंकि लगभग जो भी भोजन खाते हैं वो सारे का सारा बाहर निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पेपर्स हैं, हम लोग कुछ रेफर करते हैं। ये मेरा फेवरेट पेपर है जो कि अमेरिका से है, और वो लोग 1970s में इसको पहचाना साल्सिटॉल को, और वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे से डायबिटीज को नेचुरली ठीक करने की मिस हो गई। ठीक मतलब डायबिटीज कभी ठीक नहीं, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डायबिटीज फ्री जिंदगी जीने के लिए मिस हो गई। अब हम आ जाते हैं कॉफी के ऊपर। तो कॉफी पीने से हमारा जो यूरिक एसिड है उसमें बड़ा कंट्रोल रहता है, हमें गाउट में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप काली कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो कॉफी वैसे भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कॉफी में, तो कॉफी इस तरह से आपको मदद करती है। और ये जो मैक्यूना प्रूरिएंस या कापी काचू है, ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। ये आपके पार्किंसन में काम करता है। ये डोपामीन बोल के हमारा जो नसें हैं ना उनमें चलने के लिए पेट्रोल होता है डोपामीन, उसको बनाता है। तो डोपामीन जब हमारे शरीर में रहती है हमें अच्छा फील होता है, हम एनर्जी से भरे रहते हैं, ठीक। तो उसमें क्या है कि ये आपको आइसक्रीम में भी मिलेगा, तो आप एक एनर्जी में रहेंगे। अगर आपने खाना शाम को नहीं खाया और आप कोशिश कर रहे हैं फैट लूज करने का, तो थकान नहीं होगी, तो ये वो काम करता है। उसके अलावा ये हमारे रिप्रोडक्टिव, हमारे टेस्टोस्टेरोन और बाकी हार्मोन एस्ट्रोजन, उन हार्मोन्स को भी मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा ये टॉक्सिन्स जो है शरीर में से ये निकालने में मदद करता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हम देखते हैं साइंस के अंदर। तो इसमें ब्राह्मणा प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ब्राह्मणा आयुर्वेदा में कहा गया है कि ये बहुत ही पावरफुल एक बीज है। तो कापी काचू का मतलब क्या? कापी मतलब बंदर और काचू मतलब खुजली। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊपर पॉड होता है जिसके अंदर ये आता है, उसके अंदर अगर छू जाए हम सीधा तो उस खुजली क्लियर कर, ठीक। तो ये दूसरा उसका भाग हो गया। और तीसरा इसका एक कॉफी, एक कापी काचू, और एक हमारा साल्सिटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पॉइंट जो है समझ लिया हो। तो अब हम आगे आइसक्रीम पे 2 मिनट आपके सामने चुप हूं क्योंकि आपको पुराना जो है वो सारा थोड़ा आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। ओके, तो आइसक्रीम के ऊपर जब हम आएंगे तो ये वेट मैनेजमेंट का जो है ये एक मेन, एक इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया है। सेलेशिया का काम अभी आपको समझ आ गया। कोलियस फोर्सिका कोलिका में आपको काम बताता हूँ।
जो दो सेल के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, पीला और भूरा, जो भूरे रंग का सेल होता है, पीला ऐसा क्यों बनाता है शरीर कोई नहीं जानता, परंतु जो भूरे रंग का सेल होता है दोस्तों, वो ठंड में हाइपोथर्मिया सबसे पहले वो टूटता है। वो एक एनर्जी का काम करता है हमारे शरीर में। जब हम खाना छोड़ देते हैं, जब खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। खाना जैसे ही छोड़ेंगे तो मोटापे के सेल के ऊपर असर होता है, और फिर भी नहीं खाना खाएंगे तो प्रोटीन खत्म होनी शुरू हो जाती है, 3 सीक्वेंस में। तो मोटापे के जो सेल है उसमें ब्राउन सेल पहले टूटते हैं, वो जल्दी टूटते हैं, पर ये पीले वाले सेल बड़े ही ढीठ किस्म के सेल हैं। इनको तोड़ने के लिए, पहले तो इनको बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगती है, फिर इनको तोड़ने के लिए इसमें पानी डालना पड़ता है। तब जैसे इसमें पानी जाएगा पीले सेल में तो बहुत ऊर्जा निकलती है, तो हमारे भोजन की कमी को ये तब पूरा करता है जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। ठीक, तो ये कोलिस फोर्सिकोली का काम क्या है कि ये पीले रंग के जो सेल है उसके अंदर ये पानी या फॉस्फोराइलेशन उसको साइंस में बोलते हैं, उसका काम करता है। उससे ये पीले सेल भी टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब हम आ जाते हैं तिल पे, सीजमम इंडिकम पे। ये तिल जो होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल है वो तिल में ही पाया जाता है। और तिल की खासियत क्या है कि एक तो खाने से भूख नहीं लगती इसको, इसलिए पुराने जमाने में तिल के लड्डू देते थे हमें जब सफर में जाते थे। और दूसरी बात, तिल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी, एच से मतलब हाई, हाई मतलब अच्छा, लो डेंसिटी को फाइट करता है। उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपसे अगले किसी प्रोग्राम में शेयर करूंगा। आज इतना समझ लीजिए कि जो तिल है वो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये तीनों को आपस में मिक्स किया गया है, और इसके ऊपर हमारा एक बहुत ही प्यारा पेपर है, साइंटिफिक पेपर। ठीक, फिर मैं आपसे, हम उसको, मैं अब एंड में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लिए आने वाले टीम में, आपको क्यों टीम बनाना, आपको 90 दिन का ये कंटेस्ट क्यों जीतना, क्योंकि उसके ऊपर हम अभी आएंगे, खत्म करते हैं। तो ये अश्वगंधा जो है ये एक अडेप्टोजन है, मतलब आपके स्ट्रेस को कम करता है। काफी काचू के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया। तो जब भूखे हम रहते हैं ना तो हमें एक स्ट्रेस बनता है माइंड में, कभी आप भूखे रह के देखिए तो हमारा माइंड फिक्स नहीं होता, हम भटक जाते हैं। जो अश्वगंधा है ये हमें मदद करता है कि हम उस प्रोसेस में शांत बने रहे, वेट लॉस के समय में एंजाइटी ना हो, हमें तकलीफ ना हो। ठीक, तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है आइसक्रीम के, जो हमें मदद करते हैं। और प्रोटीन के ऊपर इन सारी दवाइयों को डाला गया, क्योंकि जब भी हम वेट लूजिंग करते हैं या मसल की बढ़ोतरी करते हैं तो प्रोटीन हमें बड़ी जरूरी होती है। तो ओट्स की प्रोटीन है, रागी की प्रोटीन है, सोया की प्रोटीन है, और वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन बहुत ही इफेक्टिव प्रोटीन होती है जो कि हमें मट्ठे में से मिलती है, बटर मिल्क में से, छाछ में से। छाछ को अगर सुखा देंगे तो वे प्रोटीन बन जाता है। फाइन दोस्तों, हम आखिरी अपने उसमें पड़ाव में आ गए। तो विद इन 5 मिनट्स में आपके सामने हमारी प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। तो जो केसर है दोस्तों, आप ये फूल देख रहे हैं सामने, फोटो आपकी स्क्रीन के, हर केसर के फूल में अगर आप देखेंगे तो केवल 3 ही इसके ये स्टैमेंस बोलते हैं उसमें ना, स्टिग्मा, स्टेमन, स्टिग्मा, तो 3 ही इसमें इसकी वो होती है, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। हर फूल में 3, इसीलिए बहुत महंगा होता है केसर। आपको हजारों फूल ले लो, लाखों फूल ले लो, एक फूल में 3 ही ये इसकी फिलामेंट मिलेंगी, जो इसका मेन ताकत है। ठीक, इसलिए बहुत महंगा होता है। और इसकी खासियत क्या है, ये भी हल्दी की तरह ही काम करता है, पर इसकी खासियत क्या है कि ये जो सबसे ऊपर के सेल होते हैं हमारे शरीर के, चमड़ी के, ये चमड़ी एक, और जब अगर आप होंठ अपना ऐसे खींच के देखेंगे तो ये अंदर की चमड़ी, शरीर के अंदर की चमड़ी गीली, और उसके ऊपर ये स्किन नहीं है, उसको म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा के जो सेल होते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा काम होता है, ये वहां तक पहुंच जाते हैं इसके असर। तो ये जो उस म्यूकोसल सेल्स है उसको पानी से भरा रखती है, ताजा रखती है, और वहां की सोजिश को कम करती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रा कॉस्मेटिक, जब हम केसर की चाय पी ले, चाहे कोई उबाल के पी ले, चाहे हम आईग्लो में पी ले, ये सारे के सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बाद ये नेचुरल कोलेजन है। ये कोलेजन क्या होता है कि हमारे जब हम उम्र होती है, उम्र में और कुछ नहीं, हमारी जो चेहरे की स्किन है ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे को जाने लगती है, होंठ भी नीचे किनारे से जाने लगते हैं। तो जवानी और बुढ़ापे में सिर्फ एक हाथ को खींचने का ही फर्क है, अगर इसको ऊपर खींच देंगे तो 1 सेकंड में हम जवान जैसा फील करने लगते। तो ये कोलेजन जो है ये ढीला पड़ गया, सारे शरीर में नीचे को जाता है।
तो उसको अलग अलग तरीके से टाइट करने के लिए लोग कभी बोटॉक्स लगाते हैं। बोटॉक्स क्या है? जख्म हो जाता है, तो जहां जख्म हो जाता है आपने देखा वहां पे ये स्कार, एक स्कार बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे? एक निशान, जख्म, जख्म या एक, हाँ, एक चमड़ी खिंच जाती है। तो वो चमड़ी खिंचती क्यों है? क्योंकि वहां कोलेजन आ जाता है, उसको भर देता है। तो ये कोलेजन जो है, जब लोग बोटॉक्स लगाते हैं चेहरों पे, तो छोटे छोटे जख्म अंदर करता है। तो वो जख्म जब भरते हैं थोड़ी देर के लिए तो उनकी चमड़ी टाइट हो जाती है, बट कुछ टाइम के बाद खास करके एक्टर्स एक्ट्रेसेस या पब्लिक डोमेन में जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये ज्यादा करते हैं। तो आपको देखेंगे माइकल जैक्सन का जैसा चेहरा हो गया था, ना हंस रहा है ना रो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। लोग फेस लिफ्ट कर देते हैं, कान के पीछे से कट मार के पूरी चमड़ी को उठा के ऊपर को उठा के स्टिच कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं, तो उससे अंदर की कोशिकाएं सारी दब जाती है। और उसके अलावा अगर हम सब्र रखें और आई ग्लो को लगातार इस्तेमाल करें, तो नेचुरल जो कोलेजन है अगर हम शरीर को दें, अब तो हमारे भोजन में हमें बिल्कुल नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? हमारे कोलेजन को भरता रहेगा। क्या हम जवान रहेंगे हमेशा? नहीं, पर हम लोग बुजुर्गी की ओर हैंडसम होके बढ़े, वो भी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा अचीवमेंट है। हम ग्लोइंग रहेंगे, हमारी जो स्किन गोरी से सफेद नहीं हो जाएगी, पर इवन ब्लैक कलर जैसे मैं हूं तो ग्लो करेगा, तो शायद लोगों को एक लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो एक हेल्दी इंसान है या एक स्वस्थ इंसान है। तो ये स्वास्थ्य का एक निशानी हमारी चमड़ी से हमें दिखता है। तो ये कोलेजन का काम इसमें। ग्रेप सीड के अंदर चमड़ी में या कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज्यादा पायरोसाइनिडिन्स आपके स्क्रीन पे लिखा है, ये क्या होते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट जो खास करके न्यूट्रिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही असर करते हैं किस पे? हमारे टॉप लेयर ऑफ स्किन पे। ओके, अब आ जाते हैं हम कोजिक एसिड पे और लाइकोराइस। इन दोनों का इफेक्ट एक जैसा होता है। लाइकोराइस मतलब मुलेठी, और कोजिक एसिड मैंने आपको बताया, ये जापान में जब वो अपनी बियर बनाते हैं, सौफ बोलते हैं उसको, चावलों की, तब ये निकलता है, और वो लोग अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कोजिक एसिड और लाइकोराइस दोनों को चाहे आप चमड़ी के ऊपर लगा दो या अंदर से पी लो, ये दोनों ही तरीके से इफेक्टिव होती है। ये क्या करती है, कैसे इफेक्ट होता है इसका? कि ये जो कलर हमारे जो होते हैं ब्लैक, देखो ब्लैक नेचुरल एक कलर है, पर हो सकता है कभी छाइयां हो जाए या शेड हो जाए आपके नीचे, तब क्या हो गया कि एक अननेचुरल तरीके से कुछ कुछ भाग में ये मेलानिन, इसको बोलते हैं मेलानिन, ये जो काला रंग है, एक पिगमेंट है, एक एक, एक छोटी छोटी कुछ एक कण है, जिसकी वजह से ये काला हमें दिखता है, और ये हमें सूरज से बचाते हैं। जो लोग ज्यादा डार्क है उनको सूरज से उतना खतरा नहीं रहता, पर मेलेनिन कहीं कहीं गलत जगह में अपने आप पैदा हो गया तो वो छाइयां जैसे दिखता है। तो ये कोजिक एसिड और लाइकोराइस क्या करता है, जहां ये मेलेनिन बनता है उस चीज को बोलते हैं टायरोसिन, तो ये उस चीज के मॉलिक्यूल को कुछ हद तक रोक देता है। तो उससे क्या, आपकी ब्लेमिश या आपकी छाइयां, आपकी जो एक शेड है जो आपका अपना नहीं है, वो वहां पे खत्म होकर आपकी स्किन में दोबारा से यूनिफॉर्मिटी या एक समानता आपको दिखने लगती है, जिससे कि स्किन की हेल्दीनेस आपको नजर आए। और लास्ट में दोस्तों, विटामिन ए आप सब लोगों को मालूम है, तो ल्यूटिन एक विटामिन ए का ही फैमिली का एक कैरोटीनॉइड बोलते हैं इसको, एक कण है। ये खास करके विटामिन ए का तो काम ही यही है कि वो जो एपिथेलियल सेल या सबसे टॉप के सेल है, खास करके आंख के जो सेल होते हैं, रॉड जो सेल है, उसके अंदर यही काम करता है उसकी हेल्थ को बनाने के लिए, उसकी दीवार को पकड़ के रखने के लिए। तो जो भी हम लोग ल्यूटिन ले रहे हैं, मैरीगोल्ड, पीले जितने भी फ्रूट है, कोई भी पीले रंग की चीज है, पपीता है, उसमें ये विटामिन ए रहता है। तो ये ल्यूटिन उसी परिवार का एक सदस्य है और बहुत इफेक्टिव होता है। ये हमारे सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को मजबूत और बनाए रखता है। वेरी गुड। सो हम लोगों ने हमारा प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। 1 मिनट या 2 मिनट में आपके और लूंगा, 10 बज जाएंगे। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमने बेनिफिट आई ग्लो के वर्बली बात की है, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, ब्लेमिश कंट्रोल, डार्क स्पॉट रिडक्शन, ये सारे बेनिफिट, और लिवर के लिए बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर। सो दोस्तों, हम जब आज के सेशन को हमने अटेंड किया, तो ये समझ लीजिए कि आप लोग लगातार अग्रसर है अपनी टीम को बना